तो हमारे मन में तो मरे तो मरे हैं, मुजफ्फरनगर में लोग मरे हैं, हम भी मरे। हमें ये था कि हमारा उत्तराखंड बन जाए, हमको और नहीं। हमें उस टाइम सोच ही यही थी कि जब उसके लिए हमने अपना अस्तित्व गंवा दिया है तो वो चीज़ हमें मिलनी चाहिए। क्योंकि जितना संतुष्टि, जितना इन मंत्रियों ने विकास करना था, जो इनके हाथ पर था, वैसा कोई भी मंत्री यहाँ ऐसा नहीं बने जिन्होंने पहाड़ की सोच रखी। थोड़ा आगे गए तो हमने देखा कि वहाँ महिलाओं के साथ अभद्रता, ऐसा गंदा हमने कभी सोचा भी नहीं था। प्रधानमंत्री के गेट पे जैसे गए तो वैसे पता चला उनको कि ये तो उत्तराखंड आंदोलन था। तो उन्होंने एकदम घिर गए, पूरी एसपीजी की सुरक्षा हमारे ऊपर। अभी किसी ने कहा गोली चला दो, किसी ने कहा इनको बिल्कुल गोली चलेगी। तो जैसे गेट पे गए हम अंदर, हमने ताला लगा दिया अंदर। वो बात अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती तो नहीं यहाँ नुकसान। कि हमारे तिवारी जी ने सोचा कि अगर ये आंदोलनकारी सारे ही इकट्ठे रहें तो हो सकता मुझे भी राज चलाने में दिक्कत आए। क्या आपको लगता है कि हमें वो सब कुछ मिल पाया जिसके लिए हमने एक लंबी लड़ाई लड़ी? हमारी एक शादी, चाहे वो लेडीज है चाहे पुरुष है, हमारा परिवार है, तो रिलेशनशिप में रहना तो बहुत, बल्कि उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार। नमस्कार। पहाड़नामा के इस एक और नए एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। आज हमारे साथ हैं राजेश्वरी परमार जी। आइए बातचीत करते हैं राजेश्वरी जी से। आपका हार्दिक स्वागत है राजेश्वरी जी हमारे इस शो पहाड़नामा में। जैसा कि आपको पता है, हम उत्तराखंड राज्य आंदोलन के क्षणों को इस शो के माध्यम से पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप किस प्रकार उत्तराखंड राज्य आंदोलन से जुड़ी, यहाँ से हम अपनी बातचीत प्रारंभ करें। जी पंत जी, मैं 1994 को जब उत्तराखंड के ये आंदोलन का जो दौर चल रहा था जी, उस टाइम हमने सोचा कि भाई जनता ऐसा मांग कर रही है, हमें केवल ये था उत्तराखंड के बच्चों का विकास हो जी, इस क्षेत्र का विकास हो, यहाँ पहाड़ों में स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलें, पहाड़ों का विकास हो, ये हमारी सोच थी। बिल्कुल। पहले ये आंदोलन बच्चों ने ये लिया था, कॉलेज के बच्चों ने लिया था। धीरे धीरे ये उत्तराखंड आंदोलन में परिवर्तित हो गया। पहले जो बिल्कुल आरक्षण के बेस पे ये उठा था, तो उत्तराखंड के उसमें अलग राज्य के उसमें ये परिवर्तित हो गया। तो फिर लोगों ने एक मांग उठाई भाई हमें उत्तराखंड अलग राज्य चाहिए। उसके बाद हमने 2 अक्टूबर 1994 से जब से हम यहाँ से अपनी मांग को लेकर दिल्ली जा रहे थे, बसें जा रही थी, रात का समय था, हमें ये नहीं पता था कि ऐसा होना है। कुछ हमारे नेता इंद्रमणि बडोनी जी, कुछ लोग दिल्ली पहुँच भी गए थे जी, कुछ रास्ते में थे, हम भी उन्हीं लोगों के साथ रास्ते में थे। नारसन से पीछे जब हम थे हमारी बसें, तो बस रुक गई, बहुत आगे से बस रुक गई। हमने देखा ये बस क्यों रुकी हुई है, तो हम उतर के जो है आगे पैदल गए। तो जैसे जैसे हम गए वैसे जैसे वहाँ हंगामा हो रहा था, बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे लोग। थोड़ा आगे गए तो हमने देखा कि वहाँ महिलाओं के साथ अभद्रता हो, वहाँ महिलाओं को खींच के ले जा रखे हैं, घसीटते हुए जा रहे हैं बच्चे। अब जो महिलाओं पे जो कोई अपनी ज़बरदस्ती उनको घसीट रहा था, हमारे बच्चे जो आगे गए उनको मुलायम सिंह की सरकार ने, वहाँ के प्रशासन गोलियों से भूना। और उनके तो भाई साहब गड्ढे इतना बना रखे थे वहाँ जाने, उन्हें रोकना था। हाँ, उन्हें ये रोकना था कि दिल्ली आगे ना बढ़े। बिल्कुल। गड्ढे खोद रखे थे सड़क पर बिल्कुल गड्ढे खोद रखे। तो हमारे बच्चे जब उनसे लड़े कि तुम्हारी महिलाओं के साथ अभद्रता ना करो, तो उन्होंने हमारे बच्चों को गोलियों से भून दिया।
रात का समय था, ये नहीं कुछ बच्चे उनके गड्ढे में दबा दिए, उन्होंने कुछ कहीं करे कुछ कहीं करे। रात का समय हम लोग आगे गए, इन बच्चों को क्यों मार रहे हो आप, क्यों कर रहे? लेकिन वहाँ ऐसा अथा, ऐसा गंदा हमने कभी सोचा भी नहीं था कि क्या हो रहा है। बहुत भगदड़ मच गई। उसके बाद न जाने लोग कहाँ के कहाँ क्या हो गया, कुछ हमें पता नहीं चला क्या हुआ कैसा। हम तो सुबह जब यहाँ देहरादून आए तो इन लोगों ने हमें जेल में कर दिया। उसके बाद तो देहरादून में क्या पूरे उत्तराखंड में एक आग लग गई। बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, बहुत बड़े लोग, यहाँ धारा 144 लग गई, घर से बाहर नहीं कोई निकल सकता। बहुत बुरा जो हमने दृश्य देखा है वो बहुत बड़ा खराब था। वो आज तक भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस आंदोलन को देख करके। उस चीज़ को जब हमारे सामने आती है तो हम बड़े वो भावुक हो जाते हैं कि कैसा ये हमारे साथ हुआ। अच्छा, देहरादून के शहर से आपका आसन क्षेत्र लगभग 30 किलोमीटर दूर है। 30 किलोमीटर। तो इस 30 किलोमीटर की दूरी में धरना प्रदर्शन करने के लिए आप लोग उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान यही प्रदर्शन करते थे या यहाँ से रोज देहरादून जाते थे? हम तो सर हमारी यहाँ की पूरी ये क्षेत्र, ये आसन बेल्ट जो है पूरी महिला क्या पुरुष आंदोलनकारी। अच्छा। यहाँ के जब प्रदर्शन देहरादून होते थे जी, देहरादून जाते थे, क्षेत्र में भी प्रदर्शन होते थे जी। इस क्षेत्र में भी हम रैलियों के माध्यम से, हर चीज़ के माध्यम से, लेकिन हमारा जो रुझाव था वो देहरादून ही था। देहरादून ही हमने हमारा जो आंदोलन। तो आप कैसे मैनेज करते थे 30 किलोमीटर सुबह जाना फिर 30 किलोमीटर आना? अच्छा, उस दौर में साधन बहुत कम थे, घर में बच्चे भी रहे होंगे छोटे उस वक्त आपके, तो आप कैसे मैनेज करते थे सारी चीज़ें? अब ये तो ऊपर वाला ही जानता कि हमारी आत्मा जानती है हम कैसे मैनेज करते थे, कैसे हमने बच्चे रखे, कैसे पढ़ाए, कैसे लिखाए, कैसे लेकिन मैं उसमें नहीं हूँ। मेरे बहुत सारे साथी महिलाएं जो पुरुष है, हमारी साथी महिलाएं, हम ना जाने किस टाइम उस काम को करते थे। एक हमारे अंदर जो आग थी कि हमने ये आंदोलन आगे बढ़ाना है और हमने उत्तराखंड अपने लेके रहना। ये आग जो हमारे अंदर थी, जो हमारे जहन में ये था कि उत्तराखंड अलग राज्य अगर नहीं होता है तो ये हमारे अस्मिता का सवाल हो जाएगा। तो आसन क्षेत्र के और कुछ लोगों का नाम आप लेना चाहेंगे जो आपके साथ उस दौर में जुड़े रहे? जी, मेरे साथ तो बहुत सारी महिलाएं थी, कुछ के नाम मैं लूँगी। जैसे हमारे साथ रामी बिष्ट थी, सरली नेगी थी, अरुणा नेगी थी, गोदाम्बरी खंसाली थी और एक कौशल्या जगवान थी। ऐसी कई महिलाएं थी, राजेश्वरी भट्ट थी, कई लोग मर भी गए। हमारे साथ ज्ञान सिंह जी थे जो अभी 94 साल के हैं, उनकी मिसिस थी। खुशहाल सिंह राणा जी थे, कई अन्य लोग हमारे साथ थे, उत्तरा नेगी थी। अच्छा, आप इतने लोग इस क्षेत्र से थे, वर्ष 2000 में उत्तराखंड बना भी, क्या आप में से किसी ने भी राजनीतिक रूप से सक्रिय भागीदारी करने के बारे में विचार नहीं किया? सक्रिय भागीदारी करने के उसमें तो विचार, क्योंकि ये जो आंदोलन हुआ जी सर, ये केवल ऐसे लोग थे जो जिनको कोई लालच नहीं था। बिल्कुल, उनको ये लालच नहीं था कि हमारा उत्तराखंड बन जाए, हमने ऐसा। तो जब लालच नहीं था, केवल एक मांग थी कि उत्तराखंड राज्य बन जाए और हमारा खुशहाल उत्तराखंड बने, हमारे बच्चों को रोज़गार मिले, हमारा अच्छी शिक्षा मिले, हमारा अच्छा विकास हो, स्वास्थ्य की दृष्टि से अस्पताल बने। ये जो लोगों का ध्येय था वहीं तक सीमित था। उसके बाद कुछ लोग गए भी राजनीति में। सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड जब राज्य बन गया तो हमारे तिवारी जी जब मुख्यमंत्री हुए, उससे पहले जो बीजेपी के बने, उसके बाद कांग्रेस की सरकार आए, तो शायद मैं इसमें अतिशुक्ति ना होगी कि हमारे तिवारी जी ने सोचा कि अगर ये आंदोलनकारी सारे ही इकट्ठे रहें तो हो सकता मुझे भी राज चलाने में दिक्कत आए। बिल्कुल। तो उन्होंने क्या संगुपा छोड़ा कि जो उन्होंने एक क्राइटेरिया रख दिया कि जो भाई नौकरी लेना चाहता है, घायल है, 7 दिन का जेल है,
वो हम नौकरी दे सकते हैं, जी। और जो सक्रिय है उसको पेंशन दे सकते हैं। मतलब ये या तो जनता के मुंह बंद करने के लिए या अपनी कुर्सी चलाने के लिए, या उनके अंदर कुछ विचार ऐसा था, वो मैं नहीं कह सकती, बहुत अच्छी सोच थी उनकी, लेकिन ये ज़रूर यहाँ पर था कि मैं इनको पहले ही रोक दूँ, ये ज़रूर उनका दिल था। आपका कहने का तात्पर्य यह है कि अगर उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों को पेंशन या सरकारी नौकरी या अन्य सुविधाएं नहीं दी गई होती तो शायद एक राजनीतिक विकल्प हमारे पास होता। बिल्कुल बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपकी बात से, और बिल्कुल आपने मेरे मन की बात कही है कि आज जो उत्तराखंड की राजनीति में तमाम लोग सक्रिय हैं, ऐसे लोग सक्रिय हैं जिनका उत्तराखंड राज्य आंदोलन से या उत्तराखंड राज्य के परिप्रेक्ष्य से कोई लेना देना नहीं है, तो वो लोग, वो जमात शायद अगर ये सुविधाएं नहीं मिली होती तो राजनीति में सक्रिय नहीं होती। चलिए अब आगे अगले प्रश्न में आते हैं। आप जेल गई हैं उत्तराखंड राज्य आंदोलन में? मैं जेल भी गई हूँ सर। कब गई थी? अक्टूबर में, जब 2 अक्टूबर को ये कांड हुआ तो उसी दौरान हम ही जेल। उसके बाद 1995 की बात, जब हमने यहाँ आंदोलन धरना प्रदर्शन तो करते थे, उसके बाद एक दिन हमने सोचा, हम 40-45 महिलाएं थी यहाँ से, डबराल जी भी हमारे साथ थी, कौशल्या डबराल जी हमारे साथ थी, उषा नेगी, आशा बहुगुणा जी थी। तो हमने सोचा यहाँ तो करेंगे ही आंदोलन, लेकिन हम अपनी मांग को दिल्ली क्यों ना ले जाएं। अच्छा, फिर 94 के बाद फिर 95 में? हाँ, 1995 तो हम दिल्ली गए, और गुपचुप रूप से गए दिल्ली, और प्रधानमंत्री निवास पे जाने की योजना बनाई हम लोगों ने, एक कोरे पेज हाथ पे रख दिए और गए वहाँ। तो हमने जब गए तो हमने कहा, उन्होंने हमें बुला रखा, वो अंदर थे अपनी निवास पर थे, तो हमने कहा हमें बुला रखा उन्होंने और हम मिलने जा रहे हैं। तो उनकी जो एसपीजी की सुरक्षा जो थी लगी उनके उसमें, तो उन्होंने कहा चलो आगे बढ़ो। हम और तो पीछे रह गए कुछ महिलाएं, लेकिन हम 20-21 महिलाएं आगे चले। खंडेलवाल जी थे उनके सचिव प्रधानमंत्री। तो कौन थे प्रधानमंत्री उस समय? नरसिंह राव जी थे। खंडेलवाल उनका सचिव था। जब हम आगे गए तो जैसे हम गेट पे गए, प्रधानमंत्री के गेट पे जैसे गए, तो वैसे पता चला उनको कि ये तो उत्तराखंड आंदोलन का। तो उन्होंने एकदम घिर गए, पूरी एसपीजी की सुरक्षा हमारे ऊपर हावी हो। और वो हम ये नहीं गए थे, हम भी ये ध्येय हमारा नहीं था कि हम बच के भी आएंगे, ऐसा भी नहीं था। हम तो ये जो भगवान की इच्छा होगी, मोटे मोटे हमने स्वेटर, अगर डंडे डुंडे पड़ी तो हम जैकेट पहने गए। तो एकदम गिर गया। किसी ने कहा गोली चला दो, किसी ने कहा कि इनको बिल्कुल गोली चलेगी जी। तो उनके जो बड़े अधिकारी होंगे उन्होंने कहा भाई एक बार मुख्यमंत्री जी से आप पूछ लें, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, यहाँ दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से कि हमारे लिए क्या ऑर्डर है, ऐसा ऐसा यहाँ पर हो गया। प्रधानमंत्री तो अंदर से बाहर ही नहीं आए। अच्छा, अंदर से वो उनके जो हमारा ज्ञापन लिया वो खंडेलवाल जी ने लिया, उनके जो पेश कार्ड। तो जो अधिकारी थे उन्होंने, मदन लाल खुराना जी वहाँ के मुख्यमंत्री थे जी। तो उन्होंने कहा सर ऐसा ऐसा है और यहाँ पे उत्तराखंड आंदोलन कार्य आए हैं, उन्होंने एसपीजी की सुरक्षा तोड़ के हमें भी। उन्होंने कहा, फिर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति उत्तराखंड आंदोलनकारियों पे कोई भी किसी भी किस्म के लाठीचार्ज नहीं होगा। बाइज्जत उनको अलग मतलब ले जाओ, दंगा फिसाद कुछ नहीं होगा वहाँ पर। तो तब उन्होंने कहा कि भाई हमारे लिए तो ऐसा हो, तो हमारे मन में तो मरे तो मरे हैं, मुजफ्फरनगर में लोग मरे हैं, हम भी मरे। फिर उन्होंने कहा कि भाई हम ऐसा तो नहीं छोड़ते, आपने उल्लंघन किया है, एसपीजी की सुरक्षा का उल्लंघन किया है, हम आपको जो है अरेस्ट करेंगे। अरेस्ट करके वो चाणक्यपुरी थाना है वहाँ पर जी, वहाँ ले गया। तो वहाँ हम सारे दिन वहाँ रहे। उसके बाद शाम को घर आए। उसके बाद उसी साल मार्च की बात यह है, मतलब आपने प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था पे सेंध लगा दी एक तरीके से जी। मतलब वो अपने आप में ये हो गए कि ये क्या हुआ, बिल्कुल उन्हें भी अफसोस हो गया। इसके बाद
भूतपूर्व सैनिकों की रैली गई राष्ट्रपति भवन, तो हम लोग भी गए जी। तो ये लोग 2 किलोमीटर पीछे ही उन्होंने बैरिकेडिंग लगा के रोक दिया इनको। हमने कहा भाई तुम खड़े क्यों हो, या तो कूदो यहाँ। जब शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति थे। जी। या तो आप आगे जाओ या हमें आगे आने दो। उन्होंने कहा अब फौजी लोग हैं, शासन के अनुशासन के पक्के होते हैं। उन्होंने कहा भाई हम अनुशासन नहीं तोड़ सकते। हमने कहा ये तो यहाँ है। देखो पंत जी, मैं एक बात जो उस टाइम की मेरे हृदय में आज भी किलकारियाँ मारती हैं, वो चीज़ें जो हमें याद आती। तो हम वहाँ से लौटे। हमने कहा ये नाम संसद भवन वहाँ वो चल रहा था, सत्र चल रहा था जी। सीधे उठे संसद भवन पे चले गए। बहुत सारी महिलाएं थी। अब संसद भवन पे कोई भी नहीं, सब तो वहाँ थे राष्ट्रपति भवन। मतलब जो प्रशासन है, सुरक्षा की व्यवस्था से वहाँ पर कोई नहीं था इधर। हम अंदर गए तो नाराबाजी करते, भाई हमारा आज दो, उत्तराखंड राज दो। जब पता चला उनको तो वहाँ भी घेर दिया उन्होंने। वहाँ पर हमारे खंडूरी जी थे, वनचंद खंडूरी सांसद थे उस टाइम। उन्होंने देखा ये तो उत्तराखंड की महिलाएं यहाँ रखी हैं। उन्होंने कहा भी किसी तरह से लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए यहाँ पर, इनको सुरक्षित बाहर निकालो, यहाँ पर किसी भी तरह का दंगा नहीं हो इनके साथ। फिर उन्होंने वहाँ से भी बराह में गाड़ी में और संसद भवन मार्ग पे जेल में, वहाँ भी रहे हम रात, एक रात जेल में रहे। अच्छा, मतलब आपने जो है कि प्रधानमंत्री आवास के साथ साथ संसद में भी वो किया है। उसके बाद एक बार हमने, अब हम ऐसे लोग थे कि मतलब अपने देख शरीर का तो वही नहीं था कि हम बचेंगे। उसके बाद हमारे कौशल्या डबराल जी ये लोग हम मिल के हमने कहा कि 26 जनवरी आने वाली है, हम ज़रूर लाल किले पे भी अपनी आवाज़ को ले जाएंगे, उत्तराखंड की आवाज़। तो हम यहाँ से गए, 40-45 महिलाओं का एक गया। हम जुराबों के अंदर जो है पम्फलेट ले गए, वहाँ छिपा के। जैसे वहाँ परेड वो झांकियाँ चल रही थी, उठाए और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सब के ऊपर फेंक दो, उत्तराखंड दो, हमारी मांगें पूरी करो, उत्तराखंड राज्य। तो इस तरह से हमने अपनी आवाज़ को वहाँ पहुँचाया। वहाँ भी आपकी अरेस्टिंग हुई होगी? वहाँ भी अरेस्टिंग तो हर जगह जहाँ गए। उसके बाद एक बार तब फिर सन 1900 उसी साल की बात है, 95 की बात है, यही मनसा देवी में हमने सोचा कि भाई अब एक बार भूख हड़ताल करके भी देखो। बल्कि हमारे साथ हमारे सुशीला बलूनी जी, बेदुनियाल जी कचहरी में बैठ गए धरना पे जी, भूख हड़ताल पे। हमारे साथ की 2-3 महिलाएं कुंजापुरी में बैठी, आशा बहुगुणा, उषा नेगी, उमा रावत, सुशीला ध्यानी, ये लोग कुंजापुरी में बैठ गए। हमारी डबराल जो हमारे नेतृत्व करती थी वहाँ देहरादून से, उन्होंने कहा आप अगर चाहो तो यहाँ आप, हमने कहा हम ही बैठेंगे भाई, सभी भूख हड़ताल में, आसन क्षेत्र में। तो यहाँ आगे मनसा देवी है, 1 किलोमीटर आगे मनसा देवी है। वहाँ पर हम 3 महिलाएं, कि मैं साक्ष्य भी आपको बता रही हूँ। यानी आप उस टाइम तो ये था कि हम इन अखबार की कटिंगों थोड़ा रखेंगे तो याददाश्त के लिए हमें कभी रहेगी, हमने ऐसा भी करा। उस समय फिर शौक भी था कि हमने आंदोलन में भाग लिया है तो कटिंग रख ली जाए। हाँ। अब आजकल बहुत कम लोगों के पास ये चीज़ें मौजूद हैं। हाँ। तो हमने वहाँ पर 26 दिन की भूख हड़ताल। अच्छा, 26 दिन की भूख हड़ताल, 3 महिलाएं भूख हड़ताल में। पूरा प्रशासन यहीं रहता था। SDM जो है सुबह से लेकर का आमरण अनशन था। आमरण अनशन तीनों महिलाओं का आमरण अनशन था। एक बार क्या हुआ मैं आपको बताऊं कि जब हमारे प्रशासन के लोग उठाने आए हमें, तो हमने क्या कहा कि हमने कहा हम तो अंदर मंदिर में बैठ गए, बाहर हमने फर्जी बिठा दी अपनी जगह पे। अच्छा। फर्जियों को ले गए। अब हमारे नेताजी ने आगे कह दिया भाई ये तो असली तो वहीं छोड़ा है और नकली यहाँ लिया है। अच्छा। जो किरकिरी हमारे सुरेंद्र सिंह जी थे तब SDM, हाँ। उनकी जो DM ने तुम कैसे लाए, खैर उसके बाद उन्होंने रात में 12-13 गाड़ी हमारे यहाँ
300 महिलाएं यहाँ रात, महिला क्या पुरुष यहाँ पर हमारे साथ रहते थे। हमें ये था कि हमारा उत्तराखंड बन जाए, हमें कोई और नहीं थी। हमें उस टाइम सोच ही यही थी कि जब उसके लिए हमने अपना अस्तित्व गंवा दिया है, बिल्कुल, तो वो चीज़ हमें मिलनी चाहिए। बिल्कुल। बड़ा वो रहता था, बड़ा एक हमें जिज्ञासा भी रहती थी कि हमारे इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं। हमें भी बहुत अच्छा लगता था कि भाई अगर हमारे ऐसे बैठने से उत्तराखंड मिल जाए तो हम प्राण जान देने के लिए भी तैयार हैं। 28 दिन की 28 आपने भूख हड़ताल उस दौर में की। अच्छा, उस टाइम LI वाले, अखबार वाले तो कभी कभार आते थे, इतनी दूर वो भी नहीं आ पाते थे, आते थे। हाँ। साधन भी नहीं था, यहाँ साधन तक भी आने नहीं का। था, यहाँ तो केवल गाड़ियां चलती थी। यहाँ पर बैरियर था आगे, हाँ। पुल है, आपने देखा होगा पुल से, बिल्कुल। तो उसके आगे बैरियर था, वहाँ पर टैक्स वसूला जाता था। हाँ। वो बैरियर भी हमने उसी दौरान उखाड़ के फेंक दिया। हमने कहा उत्तराखंड में अगर कुछ नहीं है हमारा ये नहीं, तो हमने पैसे भी नहीं किसी को देने। तो बैरियर उस दिन से उखड़ा हुआ, उसके बारे में भी हमें बहुत सारी झेलना पड़ा हमें, लेकिन हमने उखाड़ के दूर फेंक दिया। उस दिन से आने जाने का, उसके बाद आने जाने का साधन हुआ यहाँ। नहीं तो बैरियर जो है, बैरियर पे टोल टैक्स पड़ता था। टोल टैक्स पड़ता था। विक्रम नहीं आते थे, गाड़ियाँ 1 घंटे में एक आती थी, विकास नगर जाती थी। वो भी गिनी चुनी बसें थी, गिनी चुनी 1-1.5 घंटे बाद या 2 घंटे बाद आती। ऐसे तो लोग, सारे लोग हमारे साथ 200-250 लोग रात ही उन्हीं की बसों में, जो प्रशासन ने भेजा था, उनको पता था यहाँ कैसे लोग हैं, आंदोलनकारी क्या हैं, तो उन्होंने बहुत सारी गाड़ियाँ ला रही, उन्हीं की गाड़ियों में बैठ के वहाँ गए। तब सरकार ने, जब प्रशासन ने जूझ जाच, हमारी डबराल जी ने भी कह दिया भाई अब जब तुम इतना ही कर रहे हो तो क्या कर सकते हो, हमारे हाथ पर क्या है। हम तो सरकार, हम तो प्रशासन तो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि हम मार मुर देगा तो क्या करें। तो अब वहाँ ले गए। उसके बाद सर हमने कई आंदोलन हमने करे। एक बार हम मसूरी टावर पे गए, उसे भी बंद कर दिया। अच्छा। वहाँ से भी न्यूज़ आए हमारे बस में। एक बार लच्छीवाला में गए हम। अच्छा। लच्छीवाला में कैसा हुआ कि हमने, लच्छीवाला भूगर्भ केंद्र था तब, हाँ। अब तो शायद प्राइवेट हो गया वैसे। जी जी जी। तो उस टाइम सरकार के हाथों, केंद्र सरकार का था वो भूगर्भ केंद्र। तो हम लोगों के साथ गए, हमारे महिलाएं गई। तो वहाँ की जो कर्मचारी, वहाँ गाड़ी भी नहीं जाती कोई। हाँ। अब जाती होगी तो मैं कह नहीं सकती, उस टाइम तो नहीं जाती थी। तो हमने उन्हीं की गाड़ी, हमने कहा भाई हमने घूमने जाना है, घूमने के लिए आए हैं, आप अपनी गाड़ी में बिठाएं, हम खड़े जाएंगे। तो वो भी बेचारे, वो समझ नहीं पाए कि आंदोलनकारी हैं। तो जैसे गेट पे गए हम अंदर, हमने ताला लगा दिया अंदर, वो बाहर। फोटो है उसमें, अगर अच्छा। उसमें है लगा हुआ। तो ऐसे ऐसे करके हमने सारे दिन कर्मचारी उनके बाहर रहे, हम अंदर सारा दिन। हमने कहा भाई हमें तो ये, अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती तो हमने यहाँ नुकसान करना। हालांकि हमने सोचा, हमने कभी भी उत्तराखंड आंदोलनकारी, किसी भी आंदोलनकारी ने उत्तराखंड का अपना नुकसान कभी नहीं करा। अपनी संपत्ति का, अपनी सरकारी संपत्ति जो होते हैं उनका कभी दुरुपयोग नहीं करा, खाली डराया। अगर कोई लड़नी भी आया हुआ, ये तो हमने देखा कि उत्तराखंड की मांग अगर हम कर रहे हैं तो दूसरा विरोध भी कर रहा है, लेकिन हमने उस विरोध को नहीं देखा, चुपचाप से वहाँ से निकल जाते थे। जिस क्षेत्र में ऐसा लगता कि अरे ये आंदोलनकारी क्या ले लेंगे, ये भी बहुत सारे हमारे साथ घटनाएं घटी हैं। हाँ। लेकिन हम चुपचाप अपने किनारे से आंदोलन करके निकल लेते थे, हमने कभी किसी से छेड़खानी नहीं। तो ऐसे ऐसे कई चीज़ें, ऐसे किस्से हैं जो। और कोई ऐसा रोचक घटनाक्रम? रोचक घटनाक्रम तो कई हैं सर। जैसे अब तो एक बार हम लखनऊ, हमारे 2 बच्चे जब श्रीयंत टापू में, हमारे भट्ट जी, दिवाकर भट्ट जी बैठे थे, पहले वो खैट पे बैठे थे, वहाँ गए उनको मिलने। उसके बाद श्रीयंत टापू पे भी बैठे, उसके बाद प्रशासन जब वहाँ गया तो उन्होंने वहाँ भगदड़ मचा दी, प्रशासन ने लाठीचार्ज कर दिया। तो जो तैर सका वो इधर आ गया, जो नहीं तैर सका कुछ वही रहे, बड़ी मुश्किल से निकाले। 2 बच्चे, राजेश और एक लड़का, मेरे ध्यान नहीं आ रहा, 2 लड़के वहाँ से बह गए, या ऐसा कहते हैं कि पुलिस वालों ने उन्हें उठा लिया, जैसे भी करा, पुलिस वालों ने मारा उन्हें या कैसे करा, लेकिन वहाँ से उनकी लाश ही नहीं मिली।
उनकी कई डेड दिन- बॉडी बाद में मिली थी बोरे में बंद। 16 दिन बाद, हाँ। 16 दिन बाद हमने कहा अगर मरे भी हैं तो कहाँ गए? नदी में गोताखोर लग गए, सबने देख लिया लेकिन उनकी डेड बॉडी नहीं। तो हमने सोचा ये क्या हो गया, या तो प्रशासन कमज़ोर है, उनकी ढूंढ नहीं कर रहा, या कैसे होगा? उनके माँ बाप क्या कहेंगे हमें? आंदोलन करा और हमारे बच्चों को तुमने गुम कर दिया, क्या बीत रही होगी निकम्मा। तो हम यहाँ से सीधा कौशल्या डबराल जी हमारा तब थी हमारे साथ, सीधा मोतीलाल बोरा जी थे तब राज्यपाल थे जी, लखनऊ में जी। वहाँ गए। हमने कहा हम यहाँ इसलिए आए हैं कि यहाँ से प्रशासन गोताखोरों को भेजो, लेकिन हमें जिंदा या मुर्दा उन दोनों बच्चों की लाश चाहिए। लाश ही गुम हो जाए तो क्या उनके माँ बापों पर बीत रही हो। खैर वहाँ गए तो उन्होंने बड़े आदर से बिठाया। उन्होंने कहा हम इसका बंदोबस्त फिर करते हैं, देखते हैं कि कहाँ। उस दिन हम वहाँ से आए तो दूसरे दिन उनकी लाश मिली। एक शर्मा जी थे, कोई कर्नल शर्मा जी, तो वो अपने ज़माने के रहे होंगे, कमांडो थे वो। तो जो नीचे भगवानपुर के पास एरिया है, वहाँ कहीं उनकी लाश वो अटकी हुई थी। अब यूँ सुना मैंने, हमने बोरों में बंधी थी, ऐसा था। तो उत्तराखंड में जब तक रावत जी की घड़ी भी चल रही थी, चल रही थी। एक बिंजवाल था, एक रावत जी थे, एक रावत जी थे। अच्छा, आपने जो है उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान आप संसद तक पहुंची, आपने राष्ट्रपति भवन की ओर रुख किया, आप प्रधानमंत्री आवास पे भी अनाधिकृत रूप से आपने प्रवेश करने की कोशिश की। तो इससे लगता है कि आपके अंदर एक जज्बा उत्तराखंड राज्य आंदोलन को लेकर था जी। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आज उत्तराखंड राज्य बनने के इन 25 वर्षों बाद आप कैसा महसूस करती हैं? क्या आपको लगता है कि हमें वो सब कुछ मिल पाया जिसके लिए हमने एक लंबी लड़ाई लड़ी थी? पंत जी, ये तो हमने कहते हैं कि जिसके लिए हमने लड़ाई लड़ी सब कुछ हमें मिल गया जी। जो हमारी लड़ाई थी जी। वो पलायन को रोकने के लिए थी। बिल्कुल। पहाड़ का बच्चा पहाड़ में रहे जी, पहाड़ में उद्योग लगे, हमारे बच्चों को वहाँ नौकरी मिले, जी। अपना पानी अपने जवानी यहीं रहे। क्योंकि बच्चे बाहर जाते थे, उत्तराखंड में कुछ ऐसा नहीं था। कुछ सुविधाएं मिली भी हैं, कुछ रोजगार मिले भी हैं, ऐसा नहीं कहते हैं हम कि कुछ नहीं हुआ, सब कुछ हुआ है। लेकिन जो कल्पना हमारी थी वो अभी भी पूरी नहीं, इसलिए पूरी नहीं हुई। उत्तराखंड के बनने के बाद एक तो भूमाफियों ने यहाँ की ज़मीन को अपने कब्जे में लिया, ये सबसे बड़ा दुख है। हमारे जो उद्योग पहाड़ों में लगने थे वो उद्योग सरकार ने पहाड़ों में नहीं लगाए, जिसकी वजह से सारा पलायन हो गया। और आज ये स्थिति है कि पहाड़ों में भी बाहर के लोगों ने आके अपना कब्जा जमा, इस चीज़ का हमें बड़ा दुख आज भी है। हमारा पहाड़ों का विकास हो, पलायन रुके, हमारा जो मेन मकसद था पलायन रुके, हमारे बच्चों को रोज़गार उत्तराखंड में मिले, ये हमारा मकसद था। आज के दौर में क्या है कि आज हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड, हमने ये चाहा कि ये नशा मुक्त भी होना चाहिए, वो भी आज की डेट में पनप रहा, नशा भी बहुत पनप। भूमाफी होनी, सारी ज़मीन, हमने इसके लिए बड़ा आंदोलन भी किया, लेकिन किसी भी सरकार ने, सिर्फ भूमन चंद खंडूड़ी जी ने रोक लगाई थी। जो ज़मीन थोड़ा बची हुई थी आज तक, वो उनकी वजह से। उसके बाद फिर सरकार ने सब खोल दिए तो सारी ज़मीन कब्जा कर दिया। अब तो उत्तराखंड के पास ज़मीन भी नहीं बची। बिल्कुल। आज भी हम चाह रहे हैं कि जो पहाड़ ऐसे पड़े हुए हैं, बाहर के लोग यहाँ ना आए, और सरकार को चाहिए कि वहाँ कुछ उद्योग खोले, पहाड़ों पे कुछ उद्योग बनाए। हमारे पहाड़ों में क्या नहीं है? हमारे पहाड़ों में सारी जड़ी बूटियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, वहीं के ऐसा कोई फैक्ट्रियाँ या उद्योग लगे जो हमारे बच्चों को रोज़गार मिल सके। अगर ये राजधानी हमने चाहता कि गैरसैंण बने,
गैरसैंण नहीं बनी। गैरसैंण बनने का हमारा मकसद यही था कि अगर पहाड़ों में राजधानी बने तो पलायन रुक जाएगा और पहाड़ों का विकास हो। अब सरकार ने वहाँ अस्थायी राजधानी बना रखी है। 6 महीने बाद जाते हैं, कभी 2-4 दिन का सत्र बैठाया, उसमें क्या होता है। उसके बाद फिर आप लोग देहरादून में रहो और जो पहाड़ की जनता है वो फिर तो बेरोजगारी है। तो कुछ काम हुआ, कुछ नहीं भी हुआ। हम ये नहीं कहते कि नहीं भी हुआ, कुछ काम हुआ। पर आज जो स्थिति उत्तराखंड के लिए हमने सोची थी उसमें हम इतना काम नहीं। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद आप किसी राजनीतिक दल से जुड़ी हैं? ना, हमने तो अभी तक हम किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हैं। वैसे जो हमारे मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि जो जज्बा आपके अंदर है और वर्तमान में महिला आरक्षण को लेके एक बार फिर चर्चाएं तो जोरों पर है, तो अगर आपको ऐसा कोई मौका मिलता है कि आप चुनाव के माध्यम से जनता के बीच जाना चाहें, तो क्या आप जनता के बीच जाना चाहेंगे? एक राज्य आंदोलनकारी जरूर जाना चाहेंगे। अगर वैसे मैं भले प्रत्यक्ष रूप से नहीं आया, क्योंकि मैंने फिर नौकरी मैंने भी ले ली थी। अच्छा। अब जब सरकारी कर्मचारी बन गई तो किसी पार्टी को हम जा नहीं सकते किसी पार्टी। लेकिन मेरा जो ध्येय रहा हमेशा बीजेपी का था। मैं आपको बताऊं कि मैंने बीजेपी को ही वोट दिया, क्योंकि हमारी थोड़ी सी जो विचार मिलते हैं, हिंदुत्व पे जो विचार मिलते हैं जी, उस चीज़ के लिए मैं बीजेपी को ही सपोर्ट करती हूँ। आपको लगता है कि भाजपा जो कि इस प्रदेश में 25 वर्ष में 26 वर्ष हो चुके हैं बने हुए, और 26 वर्षों में लगभग 16 वर्ष भाजपा की सरकार रही है, तो क्या आपको लगता है कि भाजपा वो सब कुछ दे पाई है इस राज्य को जो इस राज्य के जनता ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान जो जनता की मांग थी? या ऐसे कहें कि क्या आप जो पिछली सरकारें भाजपा की रही हैं तो उन सरकारों की कार्यशैली से आप संतुष्ट हैं? नित्यानंद स्वामी से लेकर और वर्तमान में पुष्कर धामी तक की सरकार से आप किस हद तक संतुष्ट हैं एक राज्य आंदोलनकारी के रूप में? हाँ, एक राज्य आंदोलनकारी की हैसियत से मैं कह सकती हूँ कि जितना संतुष्टि, जितना इन मंत्रियों ने विकास करना था, जो इनके हाथ पर था, वैसा कोई भी मंत्री यहाँ ऐसा नहीं बनी जिन्होंने पहाड़ की सोच रखी हो। आज भी हम इन मंत्रियों को कहते हैं, जहाँ पर उत्तराखंड की भलाई हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, जहाँ पर उत्तराखंड का हित हो, हम सब पार्टियों को दरकिनार करेंगे, उत्तराखंड की मांग रखेंगे। चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे कांग्रेस के हों। मंत्री ऐसे होनी चाहिए जो दूरदर्शी हो, जिनको अपनी सोच कम हो, प्रदेश की सोच। और मुझे ऐसा लगता है कि मंत्रियों की भी ऐसी सोच नहीं कि हमने कैसा करना है। इनको भी सोचना चाहिए कि हम ही बनाने वाले जो हैं उत्तराखंड की जनता है, बिल्कुल, और उस जनता को हम दरकिनार करें। तो आज तो मंत्री बन गए, कल नहीं बन पाएंगे। हम देख रहे हैं कि कौन से मंत्री हमारे, अब मैं प्रत्यक्ष रूप से नहीं कहते, हमारे बीजेपी के मंत्री जो है पहाड़वासियों को भला बुरा कह देते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम उत्तराखंड वासी हैं, उत्तराखंड को मिलजुल करके इन मंत्रियों को अपनी सोच को छोड़ करके, हम कितना हत्याएं, हमारे पास कितने पैसे हो, एक टीवी के माध्यम से चाहे मेरा हो, लेकिन जनता की भलाई। आप अपनी भावनाएं रखने के लिए स्वतंत्र है, इसमें कोई, क्योंकि आप किसी राजनीतिक दल से बंधी भी नहीं है और आप एक राज्य आंदोलनकारी हैं, तो आप अपनी भावनाएं स्पष्ट रूप से जनता के सामने रख सकती हैं। यही हम कहते हैं कि उत्तराखंड के जितने भी मंत्री हैं, इनको लंबी सोच रखनी चाहिए कि पहाड़ों का विकास होना चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। ये भूमाफिया जो भू कानून, चलो खैर जो भी हुआ, उन्होंने बीजेपी की सरकार ने ये ठीक करा। अभी एक वो आया था समान नागरिक कानून, हाँ जी, उसमें और तो खैर ठीक है, इनके जो बिंदु हैं ठीक है, लेकिन वो जो रिलेशनशिप है जी, उसका हम घोर विरोध करते हैं। ये नहीं होना चाहिए, इससे हमारे। लेकिन अगर आप उसका दूसरा पहलू देखें तो जब से देहरादून जैसे बड़े शहर ये एजुकेशन हब बने हैं
और उत्तराखंड के जो मैदानी 4 ज़िले हैं, इन ज़िलों में जनसंख्या का दबाव बढ़ा है, तो ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं कि पुरुष और महिला एक साथ रह रहे हैं, और उस रहने को अगर एक कानूनन रूप दिया जाता है तो सरकार की जानकारी में ये रहना भी ज़रूरी है कि इस तरीके के कौन कौन लोग रह रहे हैं, इससे अपराध भी शायद कम होंगे। ऐसा आपको नहीं लगता? ऐसा इसलिए नहीं लगता कि जिनके परिवार हैं जी, वो अपने परिवारों को छोड़ के रिलेशनशिप में रहें, तो ये कहाँ का? इनको तो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि जब एक हमारे एक शादी, चाहे वो लेडीज है चाहे वो पुरुष है, हमारा परिवार है, तो रिलेशनशिप में रहना तो बहुत बल्कि उन पे कार्रवाई होनी चाहिए मेरे हिसाब से। वो ठीक है कि उन्होंने देखा कि भाई कितना इसमें रह रहे हैं कितना नहीं, लेकिन ये कानून जो बना है हमारी समझ से तो ये बाहर है। लेकिन इसका कहीं ना कहीं प्रभाव, सकारात्मक पहलू ये भी है कि जब कानून की नज़रों में कोई चीज़ आती है तो वो फिर उसमें गलत करने की संभावनाएं भी कम होती हैं। हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी अगर हो सकता है तो क्योंकि ऐसा कई मामलों में देखा गया है कि पुरुष और स्त्री, लड़के और लड़की साथ रहते हैं, अपराध घट जाता है और उसकी किसी को जानकारी नहीं होती। लेकिन जो अगर वो शादीशुदा हो, हाँ जी, तो वो कहाँ का न्याय है? अब वो सामाजिक व्यवस्था और कानूनन व्यवस्था दोनों को मिला तो नहीं सकते हैं। हाँ। इसलिए हम इस कानून को पूरी तरह नकार तो नहीं सकते हैं। ये मौजूदा दौर की जरूरत भी कहा जा सकता है इसे, मेरे ख्याल से। अब हो सकता है ये ज़रूरत हो, लेकिन हमारी दृष्टि से तो ये ठीक नहीं। सामाजिकता के हिसाब से, नैतिकता के हिसाब से ये अवश्य जो है गलत प्रतीत होता है। लेकिन अगर आप इसे महिला सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो कहीं ना कहीं इसका महिला सुरक्षा की दृष्टि से इसका उपयोग भी है। अब महिला की सुरक्षा की दृष्टि से इसका उपयोग है तो जो रिलेशनशिप में रह रहे हैं उन्हें शादी नहीं करनी चाहिए, फिर बाहर उनको उसी में अपनी ज़िंदगी बिता देनी चाहिए जी। अब जिसने साधारणता से शादी करी है, चाहे पुरुष है चाहे, अब तुम रिलेशनशिप में रहे हो तो घरवाली पुरुष है या महिला है, उसका क्या कसूर है? तो इस दृष्टि से ये हमारी नज़रों में ठीक नहीं। सामाजिक दृष्टिकोण से आपको जो है समान नागरिक संहिता का कानून बहुत अच्छा नहीं लगता है? ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन ये पॉइंट जो है हमारी समझ से थोड़ा सी ठीक नहीं। अब दूसरे कानून पर बात करते हैं। अभी जो है, क्योंकि महिलाओं का उत्तराखंड के निर्माण में, उत्तराखंड के सामाजिक पृष्ठभूमि में और उत्तराखंड राज्य के आंदोलन में महिलाओं की एक बड़ी भूमिका रही है, और वर्तमान में महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण देने का मुद्दा बहुत जोर शोर से प्रचारित है। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि क्या अगर उत्तराखंड की विधानसभा में या उत्तराखंड की लोकसभा की सीटों में महिलाओं को आरक्षण मिलता है तो क्या इसका फ़ायदा उन तमाम लोगों को हो पाएगा जो महिलाएं सामाजिक रूप से कहीं ना कहीं नेतृत्व की क्षमता रखती हैं? क्या आपको लगता है? बहुत अच्छा है। अगर 33% आरक्षण अगर महिलाओं को मिल जाए जी, तो महिलाओं में ऐसी बहुत सारी जज्बा है महिलाओं के अंदर भी कि वो नेतृत्व कर सकती हैं। वो अपनी को आगे बढ़ाने में, अपने परिवार को, अपने समाज को आगे बढ़ाने में बहुत कामयाबी उनको हासिल होगी। और जनता को चाहिए, हमारी सरकार को चाहिए कि 33% आरक्षण महिलाओं को मिलना ही। लेकिन क्या इसका दूसरा पहलू आपको ये नहीं लगता कि फिर विधायक की पत्नी भी विधायक बनने के मैदान पे आ जाएंगी? जैसा कि पंचायत चुनावों में या नगर पालिका के चुनाव में अक्सर देखा जाता है कि आज पार्षद एक व्यक्ति लड़ता है तो अगला चुनाव अगर महिला सीट होती है तो उसकी धर्मपत्नी लड़ती है। हाँ, ये गलत है। यहाँ पर हम देखो पंत जी, हमें ये तो ऐसा तो ठीक नहीं है कि तुम खानदान पे ले जाओ राजनीति को। आज मैं हूँ, कल मेरी बहू होगी, परसों मेरा नाती होगा। हमें ये चाहिए कि जो हमारे पिछड़े लोग हैं, जो पिछड़ा क्षेत्र है, वहाँ की महिलाएं आगे आएं और उस क्षेत्र का सुधार करें। महिलाएं उस क्षेत्र का सुधार करें। बाद बाकी तो जनता के हाथ में सब कुछ है। बिल्कुल, जनता चाहे जिसको चाहे उसको बना ले। महिला अगर जो विधायक की पत्नी है और दूसरी महिला कोई है तो जनता चाहती है तो दूसरी महिला को बना ले। जरूरी नहीं है कि विधायक की पत्नी नहीं बनना है।
वो तो अपनी जो महिला सक्षम है उसका नेतृत्व देखा जाता है। आपने कई मुद्दों पर बातचीत की। मैं आपसे अंतिम सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि बल्कि आपसे कहना चाहता हूँ कि क्योंकि आपने उत्तराखंड राज्य आंदोलन में बड़े प्रखर रूप से भागीदारी की है, कई जगह आपने कई मंचों पे आपने प्रदर्शन किया है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे उत्तराखंड के युवाओं को हमारे इस मंच के माध्यम? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। उत्तराखंड की जनता को या बच्चों को मैं ये चाहती हूँ, मैं अपने तरफ से ये संदेश देना चाहती हूँ कि एक तो हमारे उत्तराखंड के बच्चों को ये नशे की लत छोड़नी चाहिए। ये उत्तराखंड जो है देवभूमि है और देवभूमि में हमारे बच्चे आगे बढ़ें, इस उत्तराखंड का नाम रोशन करें। जैसे हैं हमारे बच्चे सीमाओं पर हैं, हमारे बच्चे बहुत अच्छी जगह हैं, हमारे बच्चे हमारे उत्तराखंड के बहुत बड़ी अच्छी पोस्टों पे हैं। बिल्कुल। बच्चों के लिए तो ये संदेश है कि बच्चों को अपने कैरियर पे ध्यान देना चाहिए, पढ़ाई लिखाई पे, अपनी संस्कारों पे ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि अपनी संस्कृति को बचा के रखें, अपनी भौगोलिक संस्कृति को जानें, हम क्या हैं, हम कैसे हैं, हमें कैसे रहना चाहिए, अपनी माँ पिताओं के साथ कैसे रहना चाहिए। हम संस्कारिक बच्चे यहाँ उत्तराखंड के बच्चों को देखना चाहते हैं। ये पाश्चात्य देशों में की तरह न बहे ये उत्तराखंड, हम ये चाहते हैं। भाजपा की सरकार को भी हम ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई जो हमारे बच्चे पलायन कर रहे हैं, पलायन रुके, उत्तराखंड के पहाड़ों का विकास करो, पहाड़ों में ऐसे उद्योग लगाओ जो वहाँ चल सकते, और सारे उद्योग पहाड़ों में चल। हिमाचल देखो आप, बगल में हिमाचल है, हिमाचल तो हमारे से ज़्यादा पहाड़ पे है जी। वहाँ की जनता बहुत खुशहाल है, सेब के बगीचे, अखरोट है, क्या नहीं हमारे उत्तराखंड में हो सकता अगर ये उद्योग लगाए। ये चाहते हैं हम कि हमारा उत्तराखंड जिस देश से हमने इसको बनाया है वो आगे भी चले। बहुत बढ़िया बातचीत की आपने। अब आखिरी में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या अगर उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारी एक बार पुनः एकजुट होकर उत्तराखंड राज्य के नवनिर्माण की कोई लड़ाई लड़ते हैं या कोई संघर्ष का आह्वान होता है, तो क्या आप एक बार फिर उसी जज्बे के साथ मैदान में आना चाहेंगी? जरूर जरूर। उत्तराखंड की भलाई के लिए, उत्तराखंड के अच्छे मार्गदर्शन के लिए हमारा जज्बा आज भी वही है और मरते दम तक वही रहेगा, क्योंकि हमने उत्तराखंड को ऐसा इस तरह से छीन के लिया हमने उत्तराखंड। हमारा एक गाना भी होता कि कोदा जंगोरा खाएंगे और उत्तराखंड बनाएंगे, लड़के लेंगे भिड़ के लेंगे, उत्तराखंड राज्य लेंगे। ये हमारा एक नारा भी था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।